नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हम सबकी प्यारी लेखिका मालती जोशी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है बधाई। कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसके बेटे ने अपने धर्म से बाहर शादी की है और उस वजह से उसके पिता और परिवार वाले सख्त नाराज है, लेकिन माँ उसके पक्ष में है। बेटे को बेटा हुआ है, उस खुशी को माँ मनाना चाहती थी। इधर पतिदेव बेटे के एक विधर्मी विदेशी कन्या से विवाह करने से अत्यंत खफा थे। तो क्या होता है आगे कहानी में सुनते हैं। कहानी बधाई लिखी हुई है मालती जोशी जी की और पढ़ने वाली मैं अपर्णा रमेश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे लगा था कि कार्यक्रम देर तक चलेगा, इसलिए मैंने ड्राइवर को 4 बजे के बाद आने के लिए कहा था। हाँ, मैंने भी दिन भर का ही कार्यक्रम रखा था, इसलिए सबको लंच पर बुला लिया था। पर सबकी अपनी अपनी परेशानियां थी, सबके अपने अपने कारण थे। किसी के बच्चे 2 बजे स्कूल से आते हैं, किसी की बाई 3 बजे आती है। मिसेज दुबे बीमार सास को नौकरानी के भरोसे छोड़कर आई थी, उसे छुट्टी देना है। मिसेज सक्सेना की पार्लर की अपॉइंटमेंट। मिसेज रावल बोली, अब यहीं से दिवाली की शॉपिंग करके घर जाऊंगी, बार बार निकलना नहीं होता है ना। मिसेज आहूजा तो आ ही नहीं सकी, उसकी जेठानी आईसीयू में है ना। मैं भी चलती हूँ, मोहन से कहती हूँ जरा जल्दी आ जाए। मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला तो विभा ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। तुम अब चाय पीकर ही जाओगी, चुपचाप से बैठी रहो। अरे तुम आराम नहीं करोगी क्या, सुबह से लगी हुई हो। अब 2 दिन मेरे लिए आराम ही आराम है। शर्मा जी एक केस के सिलसिले में ग्वालियर गए हुए हैं, तभी तो दिन भर का कार्यक्रम सोचा था। कुछ भी हो, पर आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा विभा। तुम्हारी कुकिंग के तो हम दीवाने हैं ही। अरे खाना तो सब सुशीला ने बनाया था, मैंने तो सिर्फ कचौड़ियाँ और मीठे चावल बनाए थे। वे दोनों तो तुम्हारे मास्टरपीस ही हैं। मीठे चावल तो मैं एक दिन आकर सीखने वाली हूँ तुमसे। मेरे मीठे चावल या तो खीर बन जाती है या चावल पत्थर हो जाते हैं। वह कुछ कहने को हुई थी कि उसका लैंडलाइन बज उठा। हेलो। हाँ हेलो वंदना, हाँ बोलो। अरे आ रही हो तो पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हारा घर है। हाँ, तुम्हारे भैया से मुलाकात नहीं हो पाएगी, ग्वालियर गए हुए हैं। तुम आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। वह फोन रखकर एक लंबी ऊँसास लेकर सर पकड़कर बैठ गई। किसका फोन था? हमारी ननंद रानी का। वह भाई दूज का निमंत्रण देने आ रही है। अरे तो आने दो ना, आज तो सब कुछ तैयार है, नाश्ता पानी वगैरह। ननद रानी के लिए तुम्हें अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। वही तो, वह सारा तामझाम देखेगी, हॉल का डेकोरेशन देखेगी, किचन में बर्तनों का ढेर देखेगी तो समझ जाएगी कि आज यहाँ पार्टी थी। कह देना कि पार्टी थी लेकिन किटी पार्टी थी। किटी पार्टी में तो कोई नाते रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी नहीं होता। इतना तो वह भी समझती है, पर कहीं उसने अपने भैया से जिक्र कर दिया तो उन्हें शायद अच्छा न लगे। तो तुम क्या पहली बार पार्टी कर रही हो? हमेशा से तो करती हो, और हर पार्टी आज की तरह ही शानदार होती है। हाँ, लेकिन वे समझ जाएंगे कि मैंने सहेलियों को किस उपलक्ष्य में दावत दी है, और यह बात उन्हें नागवार गुजरेगी। विभा प्लीज, पहले ना बुझाओ। हम लोग सब तुम्हें बार बार पूछती रह गई, पर तुमने हवा न लगने दी। अब तो बताओ, आज की पार्टी किस उपलक्ष्य में थी? विभा कुछ देर चुप रही, फिर बड़े सॉफ्ट स्वर में बोली, उत्कर्ष को बेटा हुआ है। इतनी अच्छी खबर, और कहाँ मरियल से आवाज में दे रही हो? तुम्हें सबको बताना चाहिए था। अरे इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मैं सबको ये बताती तो। क्यों नहीं अच्छा लगता? तुम्हें पता तो है ना उत्कर्ष की शादी के बारे में? हाँ है। अरे तो तभी से इनका दिमाग खराब हो गया है, अजीब सी बातें करने लगे हैं। दिन भर आहे भरते रहते हैं। कभी कहते हैं मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, ईश्वर मुझे उसी की सजा दे रहा है। कभी कहते हैं कि अब मुझे पता चल रहा है कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी मेरे। एक दिन कहने लगे, अच्छा हुआ माँ खुशी खुशी संसार से चली गई, उसके सामने ये सब होता तो बेचारी मरने के बाद भी कलपती रहती। कभी वह कहते हैं, अच्छा हुआ और मैं बिटिया की शादी पहले ही हो गई, नहीं तो कोई उसका हाथ थामने को तैयार न होता।
सच कहती हूँ कि उनकी या आत्मग्लानि की मुद्रा देखकर मैं तो खुद अपराध बोध से भर उठती हूँ। लगता है जैसे मैंने इस घर में अनधिकार प्रवेश किया है। क्या विभा, क्या कह रही हो? क्या मतलब? हमारी इंटरकास्ट मैरिज है ना, हम कायस्थ हैं और ये शर्मा कान्यकुब्ज ब्राह्मण। अरे तो आजकल तो ये बात बड़ी आम हो गई है। आजकल तो शादी के जो कार्ड आते हैं उनमें से 5 कार्ड तो कम से कम इंटरकास्ट मैरिज वाले होते हैं। विभा ने उसास भरी। ये बात आज की नहीं है, 32 साल पुरानी बात है। तो क्या हुआ? 32 सालों में दुनिया क्या वहीं के वहीं रह जाएगी? ये बात इनकी समझ में नहीं आती ना। एक दिन तो मैंने कह दिया था कि मुझे लेकर अगर इतना गिल्ट है तुम्हारे मन में तो डाइवोर्स दे दीजिए, पर औरतों की तरह इस तरह दिन रात का झगड़ा छोड़ दीजिए। उस समय तो बड़े बहादुर बन गए, अब पता नहीं क्या हो गया है। विभा, उस समय तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी क्यों नहीं हुई, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया था। मेरे घर में सुख सुविधा ज्यादा थी तो सास अक्सर मेरे पास ही आकर रहती थी, पर हमेशा ये एहसास जरूर जताती थी कि बेटे की खातिर है उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। शुरू शुरू में दुख, अपमान, उपेक्षा के कई प्रसंग आए, पर पति का हाथ पीठ पर हो तो औरत बड़े से बड़ा दुख सहन कर जाती है। पर जब पति ही दुख का कारण बन जाए तो सब कुछ असहनीय हो जाता है रे। उस दिन तो इन्होंने हद ही कर दी। किस दिन? अरे उस दिन सुबह सुबह उत्कर्ष ने फोन पर बताया कि बेटा हुआ है। पिता से तो उसकी बोलचाल बंद थी, इसलिए मेरे पास ही फोन आया था। खुशखबर सुनकर मैं उल्लास से भर उठी। फटाफट उठकर हलवा बनाया और चांदी की परात में रखकर ठाकुर जी के सामने भोग के लिए रख दिया। ये पूजा पर बैठे हुए थे। मैंने कहा ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। आज कोई त्योहार है क्या? इन्होंने पूछा। त्योहार ही समझ लीजिए, आप दादा बन गए हैं, दादा। ठाकुर जी के सामने पानी का वर्तुल सा बनाकर उस पर उन्होंने हलवे की परात रख दी थी। मेरी बात सुनकर इन्होंने गुस्से में पूरा का पूरा हलवा कूड़ेदान में पलट दिया। उस कूड़ेदान में जिसमें हम पूजा का निर्माल्य, फूल फल आदि डालते हैं। मैं तो उनके ऊपर चीखना चाहती थी, पर मुझे रोना ही आ गया था। यह ठाकुर जी का नहीं, मेरा अपमान था, मेरा, मेरे बेटे का और उसके बेटे का। थोड़ी देर बाद मेरा दुख रोष में बदलने लगा। इधर साल भर से ये बड़ा शहीदाना भाव लिए घूम रहे हैं, भूल गए हैं कि मैं भी तो अपना घर छोड़कर घर वालों को नाराज करके आई थी, और यहाँ भी मेरा कोई प्रेम से स्वागत नहीं हुआ था। ऐसी शादियों में अक्सर औरतों को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। पुरुष तो अपने घर में ही रहता है, अपनों के बीच, और एक भावनात्मक आधार उसका बना रहता है। पर वो जो बाहर से आती है, उस औरत को तो हमेशा आलोचना का, संदेह का शिकार बना रहना पड़ता है। पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में, खुद को स्थापित करने में निकल जाती है, और जीवन भर की तपस्या का जब ये सिला मिलता है तो बांध टूट जाता है रे, सब कुछ बिखर जाता है। मेरा मन भी विद्रोह कर उठा। मैंने ठान लिया कि अपने हिस्से की खुशी में मना कर ही रहूंगी, इसीलिए आज का यह आयोजन कर डाला। विवाह तुमने बहुत अच्छा किया, खुशी मनाने का तुम्हें भी तो पूरा अधिकार है, पर इस तरह छुप छुप कर क्यों? अपनी खुशी डंके की चोट पर मनाओ। अच्छा होता कि शर्मा जी के यहाँ रहते तुम यह कार्यक्रम करती। एक बात और, आज जो तुम्हारी ननंद रानी आ रही है उनसे कुछ मत छुपाना, खुलकर सब कुछ बता देना। तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उन्हें भी शिकायत करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। और विभा, एक बात और, जो तुमने 11 सुहागिनों को उपहार देने का संकल्प किया था ना, एक पैकेट जो मिसेज आहूजा का रह गया है अपने ननंद रानी को दे देना। तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा और वह भी खाली हाथ नहीं जाएगी। ये तुमने अच्छा किया यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विभा ने उठते हुए कहा। मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, 4-6 कचौड़ियों का मसाला बच रहा है, वंदना के आने तक उतार लेती हूँ, तुम दरवाजा खोल देना। अच्छा, लेकिन सिर्फ वंदना के लिए बनाना, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैंने उसे जता दिया। उसके किचन में जाने के बाद मैं पत्र पत्रिकाएं पलटती रही। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10-15 मिनट बाद ही दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने फौरन उठकर दरवाजा खोल दिया। मैंने पूछा, आप वंदना जी हैं? उसने अचकचाकर मेरी तरफ देखा। जी हाँ, और आप? मैं सविता हूँ,
तुम्हारी भाभी की सहेली। आओ अंदर। मैं उसे लेकर अंदर आई और फिर विभा को आवाज़ दी, विभा तुम्हारी मेहमान आ गई हैं, आओ टेबल पर बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। विभा ने कहा। चाय की इतनी हड़बड़ी नहीं है भाभी, वंदना ने कहा। लेकिन तब तक विभा बाहर आ गई थी। तुम्हें नहीं है पर मेरी सहेली को है, सुबह से आई हुई है, उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। प्लेट में कचौड़ियाँ और बाउल में मीठे चावल थे। भाभी मैं चाय के साथ सिर्फ एक कचौड़ी लूँगी, ये मीठे चावल अपने नंदोई के लिए पैक करके दे देना मुझे टिफ़िन में, उन्हें तुम्हारे हाथ के मीठे चावल बहुत पसंद है। वंदना चावल का बाउल लेकर विभा के पीछे पीछे किचन में चली गई। वहाँ प्लेटफॉर्म पर धुली हुई क्रॉकरी का अंबार देखकर बोली, अरे भाभी यहाँ तो बाकायदा पार्टी हुई लगती है, मुझे लगा था आपने अपनी सहेली के लिए पकवान बनाए हैं। सहेली के लिए नहीं, सहेलियों के लिए, मैंने कहा और विभा की ओर देखा। उसने कोई हिंट नहीं दी और निर्लिप्त भाव से चाय छानती रही। वंदना बोली, भाभी कचौड़ी तो बहुत मस्त बनी है, पर खैर ये कहना तो बेकार है क्योंकि तुम्हारी तो हमेशा ही अच्छी बनती है। वंदना जी, मैं बोली, अपनी भाभी से पूछोगी नहीं कि आज की दावत किस उपलक्ष्य में थी? मुझे लगा कि किटी पार्टी होगी। भाभी कोई खास वजह है क्या? विभा ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर हिम्मत बटोर कर बोली, वंदना जी उत्कर्ष के यहाँ बेटा हुआ है। वंदना उल्लसित होकर पूछने लगी, अच्छा कब? इस 21 को। अरे वाह, और तुम अब बता रही हो, और वह भी मेरे पूछने के बाद? क्या भाभी? विभा बोली, मुझे लगा तुम्हारे भैया ने तुम्हें बता दिया होगा, मैं तो खुद ही तुम्हारी फ़ोन का बधाई का इंतज़ार कर रही थी। वाह, बधाई क्या मैं फ़ोन पर देती भाभी, मैं तो भागी भागी तुम्हारे पास आती। आने दो भैया को, उनसे तो मुझे लड़ना है, इतनी अच्छी खबर उन्होंने मुझे नहीं बताई। अच्छा भाभी, आपने अपनी सहेलियों को तो दावत दे दी, हमारा नंबर कब आएगा? देखो वंदना, अपनी सहेलियों को तो मैंने खुद इनवाइट किया, कर सकती हूँ, पर नंदोई जी को तो तुम्हारे भैया ही निमंत्रण देंगे ना। हाँ, ये भी ठीक है, वंदना बोली। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, दरअसल भैया आजकल नाराज चल रहे हैं ना, पर ये गलत है ना सविता जी, जब बच्चे अपने में खुश हैं तो हम अपना मन क्यों खराब करें? देखिए ना, बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपनी दुनिया में मस्त है, पर कालांतर में हम अकेले पड़ जाएंगे। तुम्हारे भैया को ये चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता भाभी, आप अपने बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं तो बाहर वाले भी कर लेते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। यही तो, मैंने कहा। हाँ वंदना, जो बात आप समझ रही हो वह अपने भाई साहब को भी समझाइए ना। वंदना मेरी तरफ देखते हुए बोली, अरे सविता जी, दरअसल उन्हें अलग से समझाने की जरूरत ही क्या है? क्या उन्हें अपना जमाना याद नहीं है? उनके शादी पर क्या कम हंगामा हुआ था, पर कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। मेरे 3 भाई है सविता जी, पर मेरी माँ ज्यादातर इसी भाभी के पास, विभा भाभी के पास ही रही। मेरी भी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग विभा भाभी से ही है। अरे हमारी विभा है ही इतनी अच्छी, मैंने कहा। वंदना जी, आपसे मिलकर, आपके सुलझे हुए विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर विभा से कहा, सखी तुम्हारे पतिदेव तो आउट ऑफ स्टेशन है, पर मेरे तो यही है ना, उनके दफ्तर से लौटने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। भाभी मैं भी अब निकलूंगी, इनके लिए दफ्तर गाड़ी भिजवानी है। हाँ हाँ, 1 मिनट रुको, मैं तुम दोनों को ही टिफिन लगा कर दे देती हूँ ताकि शाम के नाश्ते का कोई टेंशन न रहे। और वंदना थोड़ा रुको, कहते हुए उसने मिसेज आहूजा के हिस्से का गिफ्ट पैक उसे थमा दिया। वंदना ने खोलकर देखा, वह एक पोटली नुमा बैग था। उसमें एक मिठाई का डब्बा, एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स, एक छोटा सा खूबसूरत सा पर्स और उसमें एक चांदी का सिक्का। वह पोटली जिसमें सब सामान रखा था वह भी बड़ी सुंदर थी। विभा की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। वंदना ने पोटली बंद करते हुए कहा, वाह भाभी बड़ी चालाक हो, इसी पर निपटा रही हो। विभा हंसते हुए बोली, अरे यह तो टोकन है बहना, भाई दूज पर तुम्हारे भैया बढ़िया सी साड़ी लेकर आ रहे हैं ना। भाभी साड़ी तो भैया देंगे, हर साल देते रहते हैं, तुम क्या दे रही हो? अरे मैं क्या उनसे अलग हूँ? मैंने कहा, विभा देखा, बहन बेटियां जब देखो मांगती रहती है। हाँ हाँ, कोई खैरात नहीं मांग रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ, नेग, वंदना ने ठुनकते हुए कहा। फिर नाचने की मुद्रा बनाते हुए बोली,
कंगना मांगे ननदी बधाई हो भाभी, झुमका मांगे ननदी बधाई हो बधाई, लालन को बधाई। उसकी वह ठुमकने वाली मुद्रा बड़ी बचकानी सी थी, लेकिन बड़ी अदा से उसने किया था, तो हम दोनों को उसके ऊपर बड़ा प्यार आ गया। बड़ी लुभावनी लग रही थी। विभा की आंखें छलछलाई, खुशी के आंसू थे। उसने एकदम ही ननद को गले से लगा लिया। उसके चेहरे से अब बधाई मिलने की सच्ची खुशी झलक रही थी। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी बधाई, जिसे लिखा था मालती जोशी जी ने और पढ़ा था मैंने, अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। आजकल की ही कहानी है और जैसा कि होता है, माँ का दिल तो बेटे की तरफ भी खींचता रहता है और पति की तरफ भी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ जल्दी ही ऐसी ही एक और बढ़िया कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।